नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ कोर्ट पहुंचा है बाहुबली मुख्तार अंसारी। थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होने वाली है। कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में कोर्ट लाया गया है। शत्रु संपत्ति और अवैध कब्जा मामले में सुनवाई है। 27 अगस्त 2020 का ये मामला है। इस मामले को लेकर आज पेशी होनी है कोर्ट में। और सुबह जो मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस और तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच लखनऊ लाया जा रहा था। और खबर यही है कि थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी पहुंच चुका है और अब थोड़ी देर बाद इस मामले को लेकर कोर्ट में पेशी है। बताया ये जा रहा है कि दोनों बेटों का भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और ये जो पूरा मामला है, ये दरअसल फर्जी दस्तावेज के आधार पर शत्रु संपत्ति को लेना और उसके बाद उसमें अवैध कब्जा करना और निर्माण का ये मामला है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। लखनऊ पहुंच चुका है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी। परिवार जो संबंधी लोग हैं वो भी हैं और वकील भी मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में कोर्ट लाया गया है। काफी लंबे समय से मुख्तार अंसारी कोर्ट पे पेश नहीं हो रहे थे। ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन सीधे कह दिया कोर्ट ने कि स्वास्थ्य कैसा भी हो, आप एम्बुलेंस से आइए, लेकिन आइए, क्योंकि अब कोर्ट में पेशी है तो कोई बहाना नहीं चलेगा। उसके बाद बांदा से सुबह सुबह जो काफिला है जिसमें एम्बुलेंस में सवार था मुख्तार अंसारी और पीछे वज्रवाहन चल रहा था कड़ी सुरक्षा के बीच, अब वो काफिला पहुंच चुका है। सीधे कोर्ट में पेशी है। लखनऊ कोर्ट में आज बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी है। तो इससे जुड़ी हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव में मुख्तार अंसारी की खूब चर्चा हुई थी और सबसे ज्यादा अगर कहीं बुलडोजर चला था तो वो मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति पर चला था। चुनाव के बाद पहली बार अब ये जो पेशी के लिए निकलकर बाहर आए हैं जेल से, उसके बाद सबकी नजरें हैं कि क्या कोई मीडिया से बातचीत करते हैं। हालांकि जब ऐसे कोई जाता है तो संभावना बहुत कम होती है कि पुलिस बातचीत करने दे। कोई इंतजार होगा कि क्या कुछ बोलता है मुख्तार अंसारी, क्योंकि अभी पेशी है और थोड़ी देर बाद पेशी के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच रहे हैं। और ये देखिए काफिला आपको दिखा रहे हैं। हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब सुबह सुबह अहले सुबह बांदा की जेल से निकलकर जो काफिला था वो चला था लखनऊ। और अब ये अभी की ताजा अपडेट्स और ताजा तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एम्बुलेंस, जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसी में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी सवार हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए एम्बुलेंस से ही सही, लेकिन कोर्ट ने कहा था आपको आना जरूर है, तो पुलिस ने व्यवस्था की कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, इसीलिए वज्रवाहन यानी सुरक्षा को लेकर भी पुलिस काफी अलर्ट थी। तो ये देखिए पुलिस की जीप सबसे पहले, बीच में एम्बुलेंस और उसके पीछे भी कड़ी सुरक्षा। इंतजार होगा कि इस मामले को लेकर अब क्या कोर्ट का फैसला होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में लाया गया है कोर्ट में और थोड़ी देर में पेशी है। शत्रु संपत्ति और अवैध कब्जा का मामला है ये मामला जो है वो पुराना है। 27 अगस्त 2020 का ये मामला है। फर्जी दस्तावेज और अवैध संपत्ति का मामला है। निर्माण कर लिया गया था अवैध शत्रु संपत्ति को कब्जा कर, उसके बाद से ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। फिलहाल आपको बता दें मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। इस मामले में अब क्योंकि सुनवाई है, इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि पेशी में आना पड़ेगा। हालांकि वो कई बार पेशी के बारे में ये कहते रहे, उनके वकील के, उनके जो मुवक्किल हैं वो ठीक तबीयत नहीं है, इसीलिए वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब उपस्थित होना पड़ेगा। और आप खुद भी देख सकते हैं कोर्ट के आगे किसी की भी नहीं चलती है। अगर आप अस्वस्थ भी हैं, आप कोई बहाना बना रहे हो या हकीकत में आपकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो आपको प्रशासन इसी तरीके से लेकर आएगा, एम्बुलेंस में बिठालकर। और अब लखनऊ से बड़ी खबर है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए सतीश महाना ने नामांकन किया है। सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने सतीश महाना का समर्थन किया है। सपा ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा है। सतीश महाना के साथ सीएम योगी मौजूद रहे। नामांकन में कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इंडिया वॉइस सुबह से लगातार बता रहा था कि कल क्योंकि अध्यक्ष का चयन होना था, चुनाव होना था, उसके पहले खबरें थी कि सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। और देखिए उस खबर पर भी मोहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि लगभग तय है उनका, निर्विरोध रूप से वो निर्वाचित होंगे। सभी राजनीतिक दलों ने सतीश महाना को जो है बधाई भी देनी शुरू कर दी है। सपा के विधानसभा
अध्यक्ष के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्योंकि सपा की बात करें तो 125 सीटें हैं। अगर मतदान होता है, चुनाव होता है तो वैसे भी मुंह की खानी पड़ेगी। और बीजेपी की बात करें तो 273 सीटें हैं सहयोगियों के साथ, तो लगभग तय है। नामांकन में कई दिग्गज नेता मौजूद थे, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे नामांकन के वक्त। तो दिग्गज नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं सतीश महाना। पार्ट 1 में योगी मंत्रिमंडल में, और इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सदन के संचालन की। पश्चिम बंगाल से खबर है, यहां पर विधानसभा में आज उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया विधानसभा, जब टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नौबत मारपीट तक आ गई। टीएमसी विधायक असित मजूमदार और बीजेपी के मनोज तिग्गा ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें टीएमसी नेता घायल हो गया है। इस मामले में स्पीकर ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल विधानसभा में आज सुबह से ही विपक्ष के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग शुरू कर दी थी। इसी को लेकर टीएमसी के विधायक भड़क रहे थे और दोनों पक्ष के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई और बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि वो बीरभूम में हुए कथित हत्याओं पर चर्चा चाहते थे, जिस पर हंगामे के बाद टीएमसी विधायकों ने धक्का मुक्की मारपीट शुरू कर दी। बाद में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए 5 विधायकों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। जिन नेताओं को सस्पेंड किया है उनमें शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, नरहरि महतो, शंकर घोष, दीपक बर्मन का नाम शामिल है। इसके बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में लगभग 25 बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। ये देखिए जरा क्या हाल है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। जरा देखिए जंग का अखाड़ा किस तरीके से तब्दील हो गया, ये माननीय है। और ये जो भिड़े हैं वो टीएमसी और बीजेपी के विधायक हैं, जिनमें हाथापाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। तो सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। ये खबर बिहार से है। मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद बिहार की सियासत गर्म है, लेकिन जेडीयू के नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ये तो मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी का मामला है। मुकेश सहनी पर क्या कार्रवाई हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बताएंगे। बीजेपी के उनके मंत्रिमंडल कार्य में हुई गड़बड़ी को लेकर जांच कराने की बात कर रही थी। इसको लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि कोई भी शख्स अगर उनके विभाग में गड़बड़ी करता है तो जांच होती है। यह तो मुकेश सहनी जी का विषय है और ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि उनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की गई है और कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी जी ही तय करेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो दूसरा विषय है, वो तो बाद का विषय है। अगर किसी मंत्री के कार्यकाल में अगर गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी हो रही है तो सतत जांच चलती रहती है, प्रक्रिया है, वो जांच होनी ही चाहिए। लेकिन ये विषय जो है उनके रहने का नहीं रहने का, ये तो भारतीय जनता पार्टी को और फिर मुकेश सहनी जी को तय करना था। तो मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है और जेडीयू के नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जेडीयू के नेताओं से जब सवाल किया गया कि कल तक तो सब एक थे और अब आज बर्खास्त कर दिया गया है, इस पर प्रतिक्रिया तो सधी हुई बात कही। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की बात हमने आपको सुनवाई। वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी का मामला है। एनडीए की सरकार है जिसमें जेडीयू भी है, बीजेपी भी है और मुकेश सहनी भी कभी साथ में हुआ करते थे। हालांकि अब उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जो कुछ रस्साकसी उनके और अन्य लोगों के बीच पार्टी के बीच चल रही थी, उसके बाद मुकेश सहनी पर क्या कार्रवाई हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी ही बताएगी। ये बात श्रवण कुमार ने कही।
फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल सरकार ने विधायकों से फिल्म देखने की बात कही थी। इसका विपक्ष ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने कहा कि ये सरकार की नफरत फैलाने की साजिश है, हम इसको पूरा नहीं होने देंगे। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि किसी फिल्म का टिकट बांटा गया हो। इससे साजिश की बू आती है। नफरत का टिकट बांटना बंद करो। इस सरकार ने द कश्मीर फाइल का टिकट विधानसभा सदस्यों को खुद बांटने का काम किया है। बहुत सारे पिक्चर्स जो है आ रहे हैं, सरकार कभी किसी विधायक को, किसी माननीय सदस्य को फ्री में टिकट देने का काम नहीं किया, सदन के अंदर बांटने का काम किया। हमें इतराज इस बात का है कि कश्मीर फाइल को सरकार जिस प्रोजेक्ट कर रही है उसके पीछे सरकार के नफरत भरी राजनीति का एजेंडा है। बिहार विधानसभा का घेराव करने भारी संख्या में पुलिस मित्र सह ग्राम रक्षा दल के कर्मी पहुंचे। भारी संख्या बल में ये सभी कर्मी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। सचिवालय थाने के ठीक सामने विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीर अक्सर आती रहती है। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो आंदोलनकारी हैं अब विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचते। हालांकि क्योंकि वहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, पुलिस पहले से मौजूद रहती है, तो इस तरीके के मामलों में कई बार गिरफ्तारी होती है और कई बार पुलिस से झड़प भी होती है। भारी संख्या में जब पुलिस मित्र सह ग्राम रक्षा दल के कर्मी पहुंचे अपनी मांगों को लेकर, जब सरकार सुन नहीं रही थी तो उसे जगाने के लिए सीधे विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सरकार को जगाने के लिए पहुंच गए। भारी संख्या बल में ये सभी कर्मी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। सचिवालय थाने के ठीक सामने विधानसभा गेट का ये नजारा है जहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसके बावजूद प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच गए थे, उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटाया। ये लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। तो इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी रजनी शर्मा जुड़ चुकी हैं इस वक्त। रजनी, कौन सी मांग है इन लोगों की? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें यहां तक आना पड़ा और विधानसभा का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, ये पुलिस मित्र ग्राम रक्षा दल के कर्मी थे और ये अपने नौकरी के स्थायीकरण की मांग को लेकर ये हंगामा कर रहे थे। यहाँ विधानसभा का सत्र के दौरान ये विधानसभा की घेराव करने यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे थे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को दत्ता बताते हुए ये विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें फिलहाल वहीं पे रोक लिया गया और काफी भारी संख्या में ये लोग थे। और इनका ये कहना था कि इनकी जो इनकी बहाली अस्थायी है उसे स्थायी बहाली की जाए और इन्हें पूर्ण मानदेय दिया जाए। तो रजनी, वहां पर क्या स्थिति रही? पुलिस ने इन्हें रोक दिया, कोई सुनने वाला था? क्योंकि उनका मकसद तो यही था कि विधायकों तक ये आवाज जो है उनकी सदन के अंदर तक पहुंचे। देखिए, जब सदन चलता है तो सदन के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसमें धारा 144 लगी होती है और वहां पे ऐसे धरना प्रदर्शन करने की मनाही होती है। उस प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर लोगों को आना मना होता है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे थे। चूंकि किसी का भी ये संभव नहीं है कि वो विधानसभा के अंदर जाकर अपनी आवाज को सुनाए, लेकिन जहाँ तक जो प्रतिबंधित क्षेत्र था उसके वहां तक पहुंचकर उन लोगों ने काफी आक्रोशित होकर हंगामेबाजियां की। तो सड़क पर तो इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन सदन में इनकी आवाज अब कौन उठाएगा? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन हर बार विधानसभा जब सत्र के दरमियान इस तरह के प्रदर्शन चलते हैं और उनका जो डेलीगेशन होता है, चूंकि ये इनके जो क्षेत्र के विधायक होते हैं ये इनके मसलों को विधानसभा के अंदर सदन के पटल पर रखते हैं और उस पर सुनवाई भी की जाती है। तो लेकिन प्रदर्शनकारी जो थे वो अपनी आवाज को सख्त करने के लिए इस तरह की प्रदर्शन विधानसभा के सदन के दरमियान हमेशा से करते हैं और आज एक बार फिर से उसकी की। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो हर बार प्रदर्शन होता है कि सत्र चल रहा है, कोई हमारी आवाज सुनेगा, सदन तक पहुंचाएगा, लेकिन इस आवाज को दबाने की कोशिश हर बार होती है।
और अब बात करते हैं बैंकों की हड़ताल की। निजीकरण के विरोध के चलते बैंक यूनियंस की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। बैंक हड़ताल से ग्राहकों के लेन देन के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। 2 दिन की बैंक हड़ताल से बड़ा असर आगरा में दिखाई पड़ रहा है। बैंक यूनियन की हड़ताल का असर जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मयंक त्यागी ने। बैंक यूनियन कर्मचारियों की आह्वान किया गया है स्ट्राइक का, जिसमें देखा जाए तो निजीकरण को लेकर ये स्ट्राइक की गई है, जहां पर बैंकों में कामकाजी असर देखा गया है। वहीं कहीं नहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे 2 दिवसीय स्ट्राइक को लेकर कामकाज पर बड़ा असर पड़ेगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों को बड़ी परेशानी होगी। फिलहाल देखा जाए तो तमाम बैंकों में छोटा मोटा काम चल रहा है, लेकिन स्ट्राइक के चलते वो पूरा कामकाज नहीं चल रहा है, जिससे पैसे का लेन देन और तमाम वो चीज़ें जो जनता के लिए बेसब्री से सरोकार का काम होती हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। रुक करते हैं अब झारखंड की खबर का। धनबाद में पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर संयुक्त मोर्चा ने बीसीसीएल के कई कोलारियों में जमे हुए हैं। धनबाद के बीसीसीएल के संयुक्त मोर्चा संगठन के हड़ताल को लेकर सुबह से मजदूर संगठन के प्रतिनिधि आंदोलन पर है। बीसीसीएल के एरिया 1 और ब्लॉक 2 क्षेत्र में आंदोलन के लिए मजदूर प्रतिनिधि के सहयोगी आंदोलन पर उतरे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। ये सब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बीसीसीएल के कोलारियों में उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित है। तो हर जगह पर हड़ताल है, जो यूनियंस है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ धनबाद में पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा ने बीसीसीएल के कई कोलियरियों में जो लोग जमे हुए हैं वहां पर हड़ताल शुरू कर दी है। इससे कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। धनबाद के बीसीसीएल में संयुक्त मोर्चा संगठन के हड़ताल को लेकर सुबह से मजदूर संगठन के प्रतिनिधि आंदोलन पर है। तो जो मजदूर काम करते थे, ये देखिए सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जुटे हुए हैं। एक बड़ा आंदोलन है, एक बड़ी हड़ताल है ये, जो 2 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें न केवल बैंक बल्कि बीसीसीएल के जो कर्मी हैं वो भी हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बीसीसीएल के एरिया 1 और ब्लॉक 2 क्षेत्र में आंदोलन के लिए मजदूर प्रतिनिधि के सहयोगी आंदोलन पर उतरे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। जीएम का आदेश आया है कि हाजिरी, कुछ लोग हाजिरी बनाया है, गया कहाँ हमके ये पूछो उन संगठन से जिसने मजदूरों के पीठ में छुरा भोंका है। रेजिंग बंद है, एरिया 1 बंद है, ब्लॉक 2 बंद है और आउटसोर्सिंग बंद है। प्रजातंत्र में जिसको वोट ज्यादा आता है वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। पूरे बीसीसीएल में 99% 0.1 हड़ताल सफल रहा। लेबर कोड को जबरदस्ती केंद्र सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट करना, केंद्र सरकार द्वारा मजदूर का शोषण करना इत्यादि मामले पर हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल में है। ब्लॉक 2 एरिया का पूरा चक्का जाम है, डिस्पैच बंद है और कल भी रहेगा। हाँ, भारतीय मजदूर संघ धर्मदास धरना में नहीं है, चूंकि वो सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है। जैसा केंद्र का हम लोग का आदेश होगा, हिंद मजदूर सभा का और बाकी यूनियन के जो केंद्र आदेश देगा। तो विभिन्न ट्रेड यूनियंस की 2 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल आज से शुरू हो गई है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में बैंक कर्मी, बीमा और डाकघर कर्मी भी शामिल है। 2 दिनों तक बैंक, बीमा, डाकघर समेत अन्य कार्यालयों में कामकाज बाधित रहेगा। इससे ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बैंकों में पिछले 2 दिनों से अंतिम शनिवार और रविवार की छुट्टी थी। अब 2 दिवसीय हड़ताल से सोमवार और मंगलवार को भी ग्राहकों को बैंक, बीमा और डाकघर में सेवा नहीं मिल सकेगी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद ने इसकी सूचना नगर आयुक्त को दी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए नगर निगम ने रविवार को छुट्टी का दिन होने के बाद भी देर शाम तक मुख्य सड़क के किनारे से कचरे को उठाया।
तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज और कल भारत बंद बुलाया गया है। ट्रेड यूनियन के कई संगठन हड़ताल पर हैं। बैंक, बीमा, डाकघर कर्मियों की हड़ताल जारी है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भी अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां पर बैंक हड़ताल से ग्राहक परेशान होते रहे। धनबाद में बीसीसीएल की जरा यूनिट देख लीजिए, वहां काम जो चलता था झारखंड में वो काम ठप्प पड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम मजदूर संगठन अब एक हो गए हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। बिहार की ये तस्वीर, बिहार में भी कुछ यही हाल है। जो आरा में मजदूर हैं, जो अनेक कर्मी हैं, डाक कर्मी, बैंक और अन्य जो कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर उतर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। सितारगंज की ये तस्वीर है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं जो यूनियंस हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं। और ये देशव्यापी जो हड़ताल है वो सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि 2 दिनों तक चलेगी। पहले शनिवार और रविवार की छुट्टी और अब सोमवार, मंगलवार। तो कर्मचारी केंद्र सरकार से नाराज हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पहली तस्वीर यूपी के आगरा से है, दूसरी झारखंड के धनबाद से, तीसरी बिहार के आरा से है और चौथी उत्तराखंड की है, सितारगंज की। और अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रामकोला में बीजेपी समर्थक युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट देने और जीत पर खुशी मनाने पर पिटाई में घायल युवक ने लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शनिवार की शाम उसका शव घर लाया गया। रविवार सुबह परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव को घर के दरवाजे पर रखकर हंगामा किया। सीएम योगी ने कुशीनगर की घटना पर अब दुख जताया है और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। बाबर नाम के शख्स की पिटाई हुई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो इंडिया वॉइस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। आगे हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की अब तक की अहम खबरें, देखेंगे देवभूमि समाचार।